हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जेईई मेंस का पेपर 2019 शिफ्ट 1। ठीक है, अब देखो थियोरी पूरी पढ़ ली, हिंदी में भी पढ़ा दी, इंग्लिश में भी पढ़ा दी, थियोरी पूरा आपका क्लियर है, तो इतना स्टैंडर्ड तो बन जाना चाहिए कि पेपर सॉल्व करने लग जाए। तो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ होना नहीं है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चन है ना, टाइम लगेगा तुम्हें हर क्वेश्चन को करने में, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बस एक चीज़ याद रखेंगे, जितना आप सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है ना। आपको लगता है कि मैं 90 मार्क्स ला सकता हूँ, तो बच्चे आप 99 ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं, चलो, है ना। आज थोड़ा जल्दी भी है, तो पहला क्वेश्चन देखो बन जाएगा तुमसे मेरे हिसाब से, फटाफट बताना स्टार्ट करो। क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये चारों क्वांटम नंबर दी हुई है, 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, उन चारों के क्वांटम नंबर ये है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज विल बी। तो आपको बताना है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। सोचो सोचो क्या आया दिमाग में, पहला क्या आया, इलेक्ट्रॉन भरते कैसे। मुझे ना एम और एस से कुछ मतलब नहीं है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। मुझे अब वो प्रिंसिपल पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में मैं फिल करूंगी। और मुझे ये बता दिया था एन प्लस एल के रूल ने। एन प्लस एल क्या कह रहा है कि जहाँ एन प्लस एल कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरो, मतलब उसकी एनर्जी कम है। तो मैं क्या करती हूँ, इन चारों का एन प्लस एल निकाल देती हूँ। तो देखो फर्स्ट का बच्चे एन प्लस एल कितना आएगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट का एन प्लस एल जो आ रहा है वो आ रहा है 4 + 2 6। सेकेंड का एन प्लस एल कितना आ रहा है, तो भाई 3 + 2 5। थर्ड का एन प्लस एल आ रहा है 4 + 1 5। और फोर्थ का एन प्लस एल कितना आ रहा है, तो 3 + 1 यानी कि 4। तो जिसका एन प्लस एल कम है उसकी एनर्जी लीस्ट है, क्योंकि आपने रूल क्या पढ़ा है कि जिसका एन प्लस एल कम है पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। तो मैं कहूंगी 4 सबसे कम है, 6 सबसे ज्यादा है। तो लीस्ट एनर्जी बताओ, तो भाई लीस्ट एनर्जी जो है वो फोर्थ वाले की है, और हाईएस्ट एनर्जी बताओ तो फर्स्ट वाले की है। मतलब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि फर्स्ट हाईएस्ट हो, फोर्थ लीस्ट हो। तो देखो सेकेंड नहीं, सेकेंड क्या, फर्स्ट सेकेंड दोनों में है ना, और थर्ड में भी है, ये तो सब में ही। अच्छा ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट पहले और तीसरे में, ये और ये तो गलत ही हो गया। तो चलो 2 ऑप्शन तो गए। हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, फर्स्ट की, और लोएस्ट एनर्जी किसकी है, फोर्थ की। तो मुझे ये ए और सी में मिल रहा है। ठीक है, अब तुम कहोगे इनका तो एन प्लस एल बराबर आ गया, तो हमारे पास नियम और भी, अगर 2 ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो देन इलेक्ट्रॉन गोज कहाँ जाएगा, जहां एन की वैल्यू कम हो। तो एन की वैल्यू कम हो मतलब वहाँ एनर्जी कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जा रहा है। तो अगर एन प्लस एल सेम है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ एन की वैल्यू कम है, मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो बच्चे सेकेंड वाले की एनर्जी कम है थर्ड वाले से। तो हाईएस्ट एनर्जी हो गई मेरी फर्स्ट, फिर हो गई थर्ड, फिर हो गई सेकेंड, और फिर हो गई फोर्थ। तो ऐसा आंसर ढूंढ लो। तो ऐसा आंसर आपको मिला फर्स्ट फोर्थ थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि यहाँ तो सेकंड ग्रेटर देन थर्ड है, मुझे चाहिए थर्ड ग्रेटर देन सेकंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर, तो आपको फंसना ही नहीं था। वो पूछ रहा है एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो एन प्लस एल का ऑर्डर निकाल दो। अगर एन प्लस एल सेम है तो जहाँ एन कम है वहाँ एनर्जी कम होगी, बस। तो यहाँ एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ P is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda। मतलब हमने मेटल सरफेस पे लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट गिराई, और इलेक्ट्रॉन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मोमेंटम जो है वो P है। जो सबसे तेज भागा था ना इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम P है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, after the radiation of light having wavelength lambda। अब कह रहे हैं then for 1.5 p momentum of photoelectron the wavelength of the light should be। तो मान लो मैंने लैम्डा 1 का फोटोन गिराया तो मोमेंटम आपका p था, फिर मैंने लैम्डा 2 का फोटोन गिराया,
ठीक है, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मोमेंटम पहले वाले का 1.5 टाइम्स था। तो लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 में क्या रिलेशन रखता है ये बता दो। ठीक है, अब ध्यान से डी ब्रोगली मत लगा देना, क्योंकि तुम्हें आएगा अच्छा लैम्डा है पी है, चलो लगाओ डी ब्रोगली। वही तो फंसा रहा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाओ, है ना। तो देखो, और एक चीज़ और भी दे रहा है, देखो कुछ दे रहा था, एज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन के कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो तुम काइनेटिक एनर्जी के सामने वर्क फंक्शन नेग्लेक्ट कर लेना। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, तो मैं कहूँगी भाई हम ई एनर्जी का फोटोन गिराते हैं, है ना, और वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, और बाकी एनर्जी जो होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और ई एनर्जी का फोटोन गिराते हैं, मतलब ई एनर्जी क्या होती है, तो हम कहेंगे एच सी बाय लैम्डा। तो हमने जो फोटोन गिराया वो है एच सी बाय लैम्डा। एच न्यू नॉट क्या है, तो वो हम कहेंगे वर्क फंक्शन है, पर ये तो कह रहा है वर्क, एच न्यू नॉट को वर्क फंक्शन ही लिख दो और नेग्लेक्ट भी कर लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, भाई इसके सामने ये बहुत छोटा है, तो एच सी बाय लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो होती है, क्या होती है, तो मैं कहूँगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, एच सी बाय लैम्डा के। तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मुझे तो ले दे के मोमेंटम चाहिए, है ना, पी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो मेरे पास आ गया एच सी एम, है ना, अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया, तो मैं कहूँगी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और वापस वही एच सी बाय लैम्डा इंटू एम, और हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख दूँ, पी स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, पी स्क्वायर। तो बच्चे मुझे तो रिलेशन ढूंढना था, तो मैं कहूँगी देखो लैम्डा और पी स्क्वायर क्या आ रहा है, इनवर्सली। अब आपको लगेगा एम, तो मैं तो वैसे भी रेशियो लेने वाली हूँ, दोनों बार इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो मास तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल क्या है, तो लैम्डा, क्योंकि मैं लैम्डा चेंज कर सकती हूँ, मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो लैम्डा और पी स्क्वायर में रिलेशन क्या है, इनवर्स का। ओके, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका, एच सी इंटू एम अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये रिलेशन लगा लेती हूँ, एच सी इंटू एम अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर। ठीक है, यानी लैम्डा जो है वो पी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्डा 1 पहले लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, तो हम कहेंगे पहले तो लैम्डा था, बाद का लैम्डा आप बता दो, या पहले लैम्डा 1 ले लो, बाद में लैम्डा 2। P2 सेकेंड टाइम जो मोमेंटम आया इलेक्ट्रॉन का वो पहले का 1.5 गुना था। देखो पहले P मोमेंटम था और वेवलेंथ कितनी थी लैम्डा, बाद में मोमेंटम कितना हो गया 1.5 टाइम्स 1.5 P मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, पहले का 1.5 गुना हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइम लैम्डा बता दो। ओके, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, P2 की जगह मैं लिख देती हूँ 1.5 P का स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई मुझे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू क्या मिली, तो मैं कहूँगी 1.5 इंटू 1.5, पी स्क्वायर कैंसिल। मुझे लैम्डा 2 फाइंड करना है, तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी लैम्डा 1 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, अभी पॉइंट उड़ा दो, ये 10 हो गया, ये भी पॉइंट उड़ा दो, ये भी 10 हो गया। सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 का 4/9 लग रहा है मुझे, चेक करो। लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 का 4/9 है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ, ऑप्शन तो है हमारे पास, है ना। तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 का 4/9, यानी कि लैम्डा 1 था लैम्डा। समझे मेरी बात, सीधा डी ब्रोगली मत लगा देना,
है ना, बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ही बात है, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, देखो ये जो अपना क्वेश्चन है ये है 2019 का, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके 2019 के ही हैं, 8 अप्रैल, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट 8 अप्रैल। चलो अब फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट डेल्टा न्यू, देखो ये कह रहा है डेल्टा न्यू जो है वो क्या है, न्यू बार मैक्स माइनस न्यू बार मिनिमम, ठीक है, बी द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, न्यू बार लाइमन, डेल्टा न्यू बार लाइमन अपॉन डेल्टा न्यू बार बामर बता दो, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, डेल्टा न्यू, तो पहले मैं अगर लाइमन की बात करूं तो लाइमन, देखो न्यू बार का फॉर्मूला बोलो पहले तो हम कहेंगे न्यू बार होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 हायर होता है, n1 लोअर होता है ना, जहाँ से आ रहा है जहाँ पे आ रहा है। फिलहाल ये शायद हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन के लिए तो मैं z की वैल्यू 1 ले लेती हूँ। अब देखो मुझे न्यू बार मैक्स निकालना है ना, तो न्यू बार मैक्स मतलब n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, और लाइमन सीरीज है तो बच्चे लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू 1 रख दो माइनस 1/n का स्क्वायर। तो मेरे पास न्यू बार मैक्स लाइमन का ध्यान रखना, वो कितना आया, तो मैं कहूँगी ये तो आर आ रहा है, ओके। अब न्यू बार मिनिमम भी निकालो लाइमन का, तो न्यू बार मिनिमम लाइमन का तो आर जेड स्क्वायर आएगा तो 1 में, और सबसे नज़दीक वाला तो लाइमन की पहली लाइन का न्यू बार मिनिमम होगा, तो पहली लाइन मतलब 2 से आएगा, ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, तो ये आया मेरे पास 3/4, तो ये आया मेरे पास कितना 3/4 आर। अब लाइमन का डेल्टा न्यू है ना, डेल्टा न्यू क्या है, न्यू बार मैक्स माइनस न्यू बार मिनिमम, तो डेल्टा न्यू बार लाइमन का बताओ, तो मैं कहूँगी पहला तो 1 आर आया है, फिर माइनस 3/4 आर आया है, यानी यहाँ मेरा आंसर बन रहा है 1 में से 3/4 माइनस कर दूंगी तो कितना होगा 1/4। तो यहाँ पहला तो मेरे पास आ गया डेल्टा न्यू बार लाइमन 1/4 आर। अब सेम चीज़ बामर के लिए, खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ना भाई, जेई का पेपर है ना, तो बस कैलकुलेशन बेस्ड। तो चलो न्यू बार मैक्स निकाल देती हूँ मैं, बामर की बात कर रहा है, ओके। तो बच्चे बामर मतलब आएगा तो 1/2 स्क्वायर, पहले मैं आर लिख देती हूँ, आर लिख दूँ, हाइड्रोजन का Z 1 ही है, आएगा तो कहाँ पे 2 पे, और मैक्सिमम है मतलब इन्फिनिटी से। तो बामर का जो न्यू बार मैक्स है दैट इज 1/4 आर, है ना। बामर का न्यू बार मैक्स कितना है, तो मैं कहूँगी 1/4 आर, ठीक है। तो बामर का न्यू बार मिनिमम निकाल देते हैं, तो हम कहेंगे बामर का न्यू बार मिनिमम आर जेड स्क्वायर, तो वही हो गया 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। अब निकालो, तो न्यू बार मिनिमम इक्वल्स टू आर 1/4 माइनस 1/9, तो 36, और ऊपर कितना हो गया 9 माइनस 4 5/36 आर। तो न्यू बार मिनिमम जो है दैट इज 5/36 आर। लेकिन अभी तो मुझे डेल्टा न्यू निकालना है, सोचो, है ना, मुझे डेल्टा न्यू चाहिए, मैक्स माइनस मिनिमम। एक डेटा और ले लेते हैं भाई। तो बामर के लिए हमारे पास क्या था, मैक्सिमम तो था देखो 1/4 आर, और मिनिमम था 5/36 आर, ठीक है। तो डेल्टा न्यू फॉर बामर, तो मैं कहूँगी 1/4 आर माइनस 5/36 आर, ठीक है भाई। 36 एल्शियम ले लो, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 5 हो गया, और आर तो लिख ही देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये आया मेरे पास कितना, डेल्टा न्यू बामर कितना आया 4/36 आर। बस अब मुझे चाहिए क्या था, तो मुझे रेशियो फाइंड करना है, मुझे रेशियो फाइंड करना है डेल्टा न्यू लाइमन का, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम।
और डेल्टा न्यू बार मतलब बामर का मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो वो तो मेरे पास 1 और 1/4 था ना, 1 और 1/4 सॉरी 1 और 3/4 था, है ना, तो डिफरेंस कितना आया 1/4, तो ये तो मेरे पास है, इसकी वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी है 4/36, तो डिवाइड बाय 4/36 यानी मल्टीप्लाई विद 36/4, तो ये 9 हो गया, है ना, तो 9:4 चेक करो, 9:4 है ना हमारे पास, ऑप्शन सी। समझ में आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन है। न्यू बार का फॉर्मूला तुम्हें पता है, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर तुम्हें न्यू बार मैक्सिमम चाहिए तो n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, और अगर तुम्हें न्यू बार मिनिमम चाहिए तो n2 की वैल्यू इसमें 1 प्लस कर दो। जस्ट ऊपर से जो आएगा, पहली लाइन जो होगी वो न्यू बार मिनिमम देगी और लास्ट लाइन जो होगी वो मैक्सिमम देगी, तो दोनों फाइंड करके फिर डिफरेंस निकालो। तो एक बार आपने किया लाइमन का, सेम प्रोसेस यूज करेंगे और फिर आपको करना है बामर का, क्लियर, और सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ ही गया 9:4। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट, द बोर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय a0। तो फिलहाल ये 1s की बात कर, आपको 1s को दिमाग में सोचना है ना, 1s को दिमाग में रख के फिर सोचना है क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, इनकरेक्ट, गलत बताना है, तो मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, है ना। तो देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब अगर a0 रेडियस है तो 2a0 पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या, देख लेते हैं। 1s की बात है ना, तो देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी और r के बीच में क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो, तो आपका जो ग्राफ आता है दैट इज लाइक दिस, है ना। अब जहां तुम्हारे पास साई² की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो 1s का घर है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है ना, और ये डिस्टेंस क्या होती है a0, ठीक है। अब a0 की डबल डिस्टेंस अगर मैं ले लूं, मान लो यहाँ आ गई ये 2a0, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम यहाँ है, लेकिन यहाँ 0 थोड़ा है, मिल तो सकता ही है, साई² का कुछ वैल्यू तो हो ही सकता है ना, 0 तो नहीं है, साई² नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दो, 2a0 पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस तो है, तो वो आपसे यही तो कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो बिल्कुल मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, a0 पे मैक्सिमम मिलेगा, 2a0 पे भी मिलने के चांसेस तो है, नोडल प्लेन तो नहीं है वो, ठीक है। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एवरेज। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी होती है -kZe² अपॉन r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी -kZe² अपॉन r, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वैसे तो होती है हाफ mv², है ना, और आपने बोर पॉस्टुलेट पढ़ा है, mv²/r इक्वल्स टू kZe² बाय r², पढ़ा था ना। इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा पाएगा जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो, बैलेंस्ड हो, तो mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आया हाफ kZe²/r। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी है हाफ kZe²/r, पोटेंशियल है -kZe²/r। तो देखो साइन पर के बाकी काइनेटिक का डबल करूं तो पोटेंशियल तो आएगी, तो मैग्नीट्यूड देखना है, वैल्यू चेक करनी है, साइन तो नहीं चेक करना है। तो मैं कहूंगी मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज। काइनेटिक का डबल ही तो पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैग्नीट्यूड चेक करना है, तो हाँ सही है, ये भी सही है, पहला भी सही। फिर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अब ये लगेगा हाँ ये तो गलत हो गया, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, लेकिन आप बार बार भूल जाते हो, आप 1s की बात कर रहे हो, किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो,
1s की शेप क्या है, पहला जो सर्किल है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस न्यूक्लियस के अराउंड इक्वल है सारे डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के अराउंड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, है ना। तो सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम। अब वो कहाँ है वो तो क्लियर नहीं है ना। और वैसे भी बच्चे अगर तुम ग्राफ बनाओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फॉर 1s ऑर्बिटल, अगर तुम 1s ऑर्बिटल का ग्राफ बनाओ बिटवीन साई स्क्वायर और r, तो ये ग्राफ जो है ना वो ऐसा आता है ना। तो जहाँ r की वैल्यू 0 बन रही है वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, ये ऐसा आता है, ये ऐसे, ठीक है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल, है ना, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और स्फेरिकल मतलब यहाँ स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम। तो 1s के लिए सेट हो जाता है कि हाँ 1s के लिए न्यूक्लियस पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होने चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो हम कहेंगे ये 1s का ग्राफ तो है ना। तो ये बात भी मुझे सही लग रही है, कहाँ गया भाई, हाँ। अब देखो, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ए नॉट, व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन ए नॉट पे होगा तो इलेक्ट्रॉन ए नॉट पे ही होगा, फर्स्ट शेल उसका वही आ रहा है ना, पहली रेडियस, ठीक है। तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस यहाँ पे, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो तुम खुद सोचो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में रहेगा कि हाई एनर्जी में रहेगा। हाई एनर्जी होगी तो जंप भी गिर जाएगा ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है तो स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, स्टेबल अचीवमेंट होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, ए नॉट पे अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, न्यूक्लियस से ए नॉट डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेगा, हाई एनर्जी स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा। तो ये बात जो है वो गलत है, और वो गलत स्टेटमेंट ही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब इसके हिसाब से आंसर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड r, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस हो गई r और साई स्क्वायर आपका इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अब बच्चे अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो, साई स्क्वायर और हाफ, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन देखो, पहले ये 1s का ग्राफ होता ना तो इतना ही रुक जाता, लेकिन आपने तो बिल्कुल इसको यहाँ मिनिमम स्टेट पे लिया है, फिर आपने कहा नहीं मैक्सिमम, और फिर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम, है ना। अब देखो ये नोड है ना, ये नोड है या नोडल सरफेस मान लो आपका, ये आपका एक नोड है। तो रेडियल नोड अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या था रेडियल नोड का, तो मैं कहूँगी n-l-1, और यहाँ पे मुझे एक नोड मिल रहा है ना, इसको नोड बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ मुझे रेडियल नोड कितना मिल रहा है, एक, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू 1 आएगी, है ना। अब आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी तो मिनिमम है, इसको मैं मिनिमम या टच करा हुआ मान लेती, लेकिन जब ये आगे तो बढ़ता क्या, इसके आगे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम। दो नोडल सर्फेस कब लेंगी, जब मैं तीसरे घर में जाऊंगी कि भाई यहाँ मिनिमम है, फिर मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम तब आएगा जब आगे बढ़ने के चांसेस हो, तो इसने आगे तो बढ़ाया ही नहीं। तो ये मत कर लेना कि ये भी नोड है, नहीं, ये नोड तब कंसिडर करोगे जब ग्राफ ऊपर बढ़ेगा कि हाँ यहाँ तो नहीं है और अब आगे मिलने के चांसेस बढ़ रहे, तो वो तो नहीं है, तो खाली एक नोड कंसिडर करोगे, ठीक है। तो n-l-1 का वैल्यू 1। अब मैं यहाँ क्या रखूँ, तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ और यहाँ 0 रख दूँ तभी मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो बेटा n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब 2s ऑर्बिटल होगा। तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी, 2s ऑर्बिटल। समझे मेरी बात, है ना। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर और r के बीच का ग्राफ है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मिनिमम, है ना। तो मुझे बताओ लैम्डा मिनिमम यानी न्यू बार क्या, मैक्सिमम। तो न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2, दोनों मैक्स होने चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो 9 आ रही है, ठीक है। अब निकाल देते, देखो लाइमन क्वेश्चन,
तो अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूँ लाइमन, है ना, तो देखो लाइमन का न्यू बार मैक्सिमम क्या होगा, आर, जेड स्क्वायर को मैं हाइड्रोजन मान लेती हूँ और 1/n1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये इन्फिनिटी। तो लाइमन का न्यू बार मैक्स जो है वो तो अभी हमने निकाला था, आर आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइमन के साथ क्या कॉम्बिनेशन में पैशन है, तो पैशन का निकालो। तो न्यू बार इक्वल्स टू आर, चाहे तो जेड लिख दो, रेशियो तो कट ही जाएगा, है ना, और पाशन लाइमन बामर पाशन यानी कि 3, तो 3 स्क्वायर और 1/इन्फिनिटी। तो ये आया मेरे पास न्यू बार इक्वल्स टू 1/9r। ठीक है, तो r/1/9। तो देखो न्यू बार मैक्स किसका, लाइमन का, अपॉन न्यू बार मैक्स किसका, तो हम कहेंगे बामर का। तो इसका वैल्यू तो है 1 और इसका है 1/9, तो 9 आ गया ना, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो पैशन और पी फंड बैठेगा ही नहीं, पैशन में 9 और पी फंड में 25, तो 9/25 रेशियो सेट नहीं होगा, यहाँ पे भी सेट नहीं होगा, ब्रैकेट मतलब चौथा तो 16 और ऐसा, तो आपका आंसर बैठेगा नहीं, है ना। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते थे, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन, ग्राफ नहीं है इसमें, ओके इसका ग्राफ है बच्चों, मैं इसका ग्राफ बताती हूँ आपको। इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये भी जेईई मेंस 2019 का है। ये दिया हुआ है आपको, ये पॉइंट तो है आपका बी, ये ग्राफ है साई और डिस्टेंस हो गई ये, इधर हम ले लेते हैं -x और इधर हम ले लेते हैं x, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, ये जो लाइन है आपकी यहाँ से थोड़ी सी ऐसे कट रही, ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू फाउंड, तो बच्चा साई क्या है, साई वेव फंक्शन। और अगर आपने श्रोडिंगर ध्यान से सुना हो तो हमने पढ़ा था, श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो साई की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही थी, नेगेटिव भी आ रही थी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव ही होती है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस, तो नेगेटिव वैल्यू को हमने क्या किया, साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, साई तो नेगेटिव आ ही सकता है ना। तो देखो यहाँ वेव फंक्शन, यहाँ वैल्यू मिनिमम आ रही है ना, ग्राफ कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम आ रही है और यहाँ पे भी साई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। और जोन कौन सा है, देखो ये मैक्सिमम पे इसने दिया है, ये ए, और यहाँ ये पॉइंट है सी, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेंटर जहाँ ये आपका टच हो रहा है 0 पे, ये है बी। तो मैं कहूँगी हाँ साई वेव फंक्शन यहाँ वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यू है, या माइनस में मान लो और प्लस में मान लो तो ठीक है, बस 0 पे नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कहाँ हैं, जहाँ साई का पीक है, मैक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा आंसर, तो हम कहेंगे बस बी नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। तो ए और सी दोनों, क्योंकि बच्चों को लगेगा माइनस मत ले लो, ये ले लो, सी ले लो, पॉजिटिव। तो अगर आपने श्रोडिंगर ध्यान से सुना हो तो साई का वैल्यू उसका नेगेटिव भी था और साई का वैल्यू पॉजिटिव भी था, तो दोनों ठीक है। तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एमिशन लाइन of atomic hydrogen from n initial 8 to n final n, the plot of wave number nu बार ले लेती हूँ उसको, ठीक है, वेव नंबर लिखा है न्यू अगेंस्ट 1/n स्क्वायर, रिडबर्ग कांस्टेंट आपका RH है, इज इन वेव नंबर यूनिट। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, तो वेव नंबर यानी न्यू बार, और आपको ग्राफ खींचना है 1/n
एन स्क्वायर के बीच में। कंडीशन क्या है, तो हाइड्रोजन एटम है, मैं अपना फॉर्मूला लगा लेती हूँ, न्यू बार इक्वल्स टू आर, हाइड्रोजन के लिए तो Z1 है ना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा इसको और इधर ले लेती हूँ, अगर आपको दिखे तो देखो, न्यू बार इक्वल्स टू आर Z स्क्वायर, है ना। इनिशियल 8 में था, फाइनल n में आया, तो इलेक्ट्रॉन आया तो n में है, और N2 क्या है, 8 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल्स टू आर 1/n स्क्वायर माइनस 1/64, यानी न्यू बार इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर, है ना, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 1/n स्क्वायर में ग्राफ खींचता है ना, तो r इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/64। तो देखो न्यू बार तो वाई एक्सेस पे, क्या भाई, न्यू बार कौन से एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, तो वाई एक्सेस 1/n स्क्वायर क्या है, एक्स एक्सेस पे, तो हम कहेंगे ठीक है ये एम एक्स, और प्लस सी की जगह क्या आ रहा है, माइनस सी। तो मुझे बताओ कि ये तो होता है इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा, आर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इंटरसेप्ट तो आया नेगेटिव और माइनस का, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, माइनस का r/64, और एक्स एक्सेस पे 1/n स्क्वायर है, तो ये m क्या है, तो ये स्लोप है, तो स्लोप तो r के बराबर है, और स्लोप तो पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और वैल्यू माइनस r/64। तो बस अब सोचो, तो ग्राफ तो लीनियर आएगा, इसे ग्राफ खींच लो, है ना, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ऐसा आएगा ये। तो देखो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी में स्लोप तो है r के बराबर, तो स्लोप माइनस आर नहीं, स्लोप r, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट क्या है, तो माइनस r/64, तो लीनियर विद इंटरसेप्ट माइनस r, नहीं r नहीं, r/64, लेकिन स्लोप तो r है, तो मुझे थोड़ा ये ठीक लग रहा है, लीनियर विद स्लोप r, है ना, लीनियर विद स्लोप r, क्योंकि स्लोप तो मेरा r आ रहा है ना, इंटरसेप्ट r नहीं है, ध्यान से देखो, नेगेटिव इंटरसेप्ट जरूर है, लेकिन बच्चे माइनस r/64 है ना, तो r ही दे रखा है ऑप्शन में, 64 तो दिया नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, आपको इसका आंसर मिलेगा, हाँ लेट मी चेक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको समझाने में टाइम लगेगा, चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लेते हैं 8, उसको समझाने में टाइम लगेगा, आज समय सीमा समाप्त है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगी। अच्छा ठीक है, 8 हो गए ना, 2019 में टोटल 16 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, जेईई मेंस 2019 शिफ्ट 1 के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है, 8 करा दिए पार्ट 1 में, 8 करा दूंगी पार्ट 2 में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, जितने इतने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कितने करेक्ट है वो बता भी दो मुझे, पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन सारे स्लाइड जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अभी तक सुन रहे हो मतलब पूरे क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।